तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे डियर चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रिया, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसका जो लास्ट में जो बचा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों चीज को कवर करेंगे, यानी दोनों प्रकार के क्वेश्चन को कवर करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी लघु और दीर्घ, दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ इंक्लूड रहेगा। और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को पढ़िए और उससे सारा चीज आपको सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर जब तक नहीं पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव को भी अच्छा तरह से कवर कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपका 80% प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रिया। ठीक है, द्वितीयक क्रिया का मतलब क्या होता है ये मैं कई बार बताया हूं। ठीक है, बार बार इस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका दोनों प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड है, लघु और दीर्घ, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं एट फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा है। ये अगर इस एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, एट फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च प्रौद्योगिकी का उद्योग क्या है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी उद्योग। सिंपल सी बात है, बात से ही समझ में आ रही है कि उच्च मतलब हाई, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होगा टेक्नोलॉजी, और उद्योग का मतलब इंडस्ट्री, मतलब जिस इंडस्ट्री में, जिस उद्योग में हाई टेक्नोलॉजी यानी उच्च प्रकार के, अच्छे प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएगा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दो लाइन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में लिखनी है। लिख लेते हैं, उसका डेफिनेशन देना है। ठीक है, यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यह उद्योग नवीनतम तकनीक यानी लेटेस्ट, यानी नया वाला जो तकनीक होता है उसी पर आधारित होता है। मार्केट में अगर कोई पुराना टेक्नोलॉजी चल रही है, 4G अगर चल रहा है तो उस चीज पर नहीं, जो लेटेस्ट में आया 5G उसी पर चलने वाला उद्योग है ये। ठीक है, यानी जो लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी होता है उसी पर बेस्ड ये उद्योग होता है। ठीक है, आधारित है, जिसके अंतर्गत उन्नत वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे कि आपका मोबाइल के जितने भी पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान बनते हैं वो सारे जो सारे बनते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत बनती है। ठीक है, ये जो है आपका उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अर्थात व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं लोग, जो श्रमिक काम करते हैं उसको लाल कॉलर श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह जो आपके उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं तो उसको सफेद प्रौद्योगिकी, सफेद तो इसको क्या बोलते हैं, सफेद कॉलर श्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सफेद कॉलर श्रमिक। अब बताइए कि मोबाइल का जो काम होता है, मोबाइल के जो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, ये जो मोबाइल के जो पार्ट्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, कंपनी में। और कंपनी में बनते हैं तो कंपनी के धूप में खड़ा रहता है क्या, कंपनी का आदमी जो काम करता है तो कंपनी में अंदर काम करता है, एसी वगैरह लगा हुआ रहता है, जिसके कारण वो लोग गोरे हो जाते हैं। जब गोरे हो जाते हैं तो इसको क्या कहा गया, सफेद कॉलर श्रमिक कहा गया। और वही कंपेरिजन किया जाए प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में आदमी कहाँ, खेत में जाके काम करता है, और खेत में जाकर के सूरज की किरण यानी एकदम पूरा तपता हुआ धूप पड़ता है, जिसके कारण वह लाल हो जाता है उसका चेहरा, जिसके कारण उसको क्या कहा गया, लाल कॉलर श्रमिक कहा गया। लेकिन इसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, हम आपको याद रखने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप याद रख सकते हैं। तो सफेद कॉलर श्रमिक की संख्या यहाँ अधिक होती है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में रोबोट का निर्माण किया जाता है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण किया जाता है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में यानी एक तरह से लैपटॉप सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे चीज का निर्माण इसी उद्योग में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से होने वाले शोध कार्य, जितने भी रिसर्च होता है, जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में, यानी जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य होता है वो इसी के बेस पर होता है। तथा नए रासायनिक व औषधीय उत्पादों का निर्माण होता है, यानी जो आपका मेडिकल जो बनता है, मेडिसिन बनती है, जो केमिकल्स बनते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, आपका उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग तो क्या इसको लिख सकते हैं, आराम से इसको आप लिख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। अब चलिए आपका दूसरा है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया था विनिर्माण का मतलब ही होता है किसी चीज का निर्माण करना। विनिर्माण का क्या मतलब होता है, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, है ना। किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। ठीक है, हस्तकला से लेकर के लोहे, जो भी मशीन वगैरह, हाथ से लेकर के मशीन तक जो भी सामान बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। ठीक है,
प्लास्टिक के खिलौने का निर्माण करना, अंतरिक्ष यानी इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आएंगे। जो भी सामान बना रहे हैं अंतरिक्ष से लेकर के हवाई जहाज से लेकर के खिलौना तक, वो क्या है, उसको बनाना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग उत्पाद बनाना, ये क्या कहलाएगा, ये एक तरह से विनिर्माण कहलाएगा। यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने भी प्रोडक्ट बन रही है वो आपका विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर स्वच्छंद उद्योग के बारे में पूछा गया, ठीक है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग यानी फ्री इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों का विस्तार जो हुआ सड़कों के विस्तार के कारण, मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करा रहे थे तो हम बोले थे वहां कि जो स्वच्छंद उद्योग का विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है, परिवहन का विकास होने के कारण, यानी सड़कों का विकास होने के कारण जो है स्वच्छंद उद्योग का विकास हुआ। अन्यथा ये पॉसिबल नहीं था कि ये इसका विकास हो सकेगा, ठीक है। उत्पादन कम मात्रा में होता है, कम मजदूर की संख्या, कम मजदूर की जरूरत पड़ती है तथा श्रमिकों की संख्या भी कम होती है। यह उद्योग किसी विशेष कच्चा माल पर निर्भर नहीं रहता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के उद्योग में जो मिला उसी से सामान बना दिया, यानी जिस प्रकार के कच्चा माल मिलेंगे उसी प्रकार के उसी वस्तु से, यानी जिस प्रकार का कच्चा माल मिलेगा और उसी प्रकार के वस्तु से क्या करेगा, वो उपयोगी वस्तु बना देगा। तो ये क्या कहलाएगा, स्वच्छंद उद्योग कहलाएगा, ठीक है। इसमें प्रदूषण की सामान्यतः समस्या नहीं होती है। जब आप जानते हैं कि कच्चा माल का प्रयोग कम होता है, कम मजदूर होती है, ठीक है, और इसमें कम स्तर पर उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन कैसे, इसमें प्रदूषण कैसे बढ़ जाएगा, तो प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण बहुत कम होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीनी उद्योग ले लीजिए, तो चीनी उद्योग आपका क्या है, स्वच्छंद उद्योग है, याद रखिएगा। चीनी उद्योग आपका क्या कहलाएगा, स्वच्छंद उद्योग कहलाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर, बताइएगा कि आपके प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में क्या अंतर है। बेसिक पूछ दिया एग्जाम में, जब पूछे जाएंगे ये तो आपको 5 नंबर का पूछे जाएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में क्या क्या अंतर है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, एक्सप्लेन, या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, ठीक है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के हैं वो उसको अच्छा तरह से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में ये थोड़ा सा टफ होती है, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधि में क्या अंतर है, ये आपको लिख देना है क्या अंतर है, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधि अर्थात क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है, जानते हैं। यानी जो कृषि क्षेत्र है वो क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र है। वानिकी क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र है। पशुपालन जो हम लोग करते हैं आपका प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि प्राथमिक क्रिया पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के उपयोग के विषय पर बताती है, विषय के बारे में बताती है। यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो मेन जो स्ट्रक्चर है, आधारिक जो संरचना का तैयार करता है, आधारिक संरचना, वो आपका प्राथमिक एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत भोजन संग्रह, पशुचारण, मत्स्य पालन, कृषि और खनन कार्य आते हैं। एग्जाम्पल आपको दे देना है, हर चीज में एग्जाम्पल देने का कोशिश कीजिएगा, उदाहरण देने का कोशिश कीजिएगा। हर चीज का नीचे में उदाहरण देने का कोशिश करेंगे तो वहां जो एग्जामिनर होंगे वो समझ जाएंगे कि बच्चों को नॉलेज है, तो आपका नंबर जो है कम छाटने का चांस बनेगा, नंबर नहीं के बराबर छटेगा, ठीक है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अगला कह रहा है कि प्राथमिक क्रिया करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया कि उच्च हाई जो प्रौद्योगिकी उद्योग है, यानी उच्च प्रौद्योगिकी जो है एक तरह से उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, उसमें सफेद कॉलर श्रमिक बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो आपके ये उद्योग है लाल कॉलर श्रमिक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लाल कॉलर श्रमिक कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, पहले आपको प्राथमिक क्रिया के बारे में लिख देना है, उसके बाद आप लिखेंगे द्वितीयक क्रिया के बारे में, जो भी जानते हैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन करना। लिखने में कंजूसी करेंगे तो फिर आपका नंबर भी कंजूसी देंगे वो, ठीक है, नंबर भी आपको अच्छा तरह से नहीं मिलेगा अगर लिखने में कंजूसी करेंगे जानते हुए भी, ठीक है। अब चलिए द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में हम लिख देते हैं। तो इस गतिविधि में प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप को बदलकर मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। आपको वही उसी समय से हम पढ़ा रहे हैं कि आपका जो द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके रूप को बदल करके मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। द्वितीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग सम्मिलित है। द्वितीयक क्रियाकलापों में व्यावसायिक श्रमिक, सफेद कॉलर श्रमिक, ठीक है, तथा आपका उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायिक श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक की संख्या अधिक होती है, ठीक है। नीला कॉलर श्रमिक, सॉरी यहाँ नीला कॉलर श्रमिक दिया गया है, याद रखिएगा। तो द्वितीयक क्रियाकलाप में जितने भी हैं जो श्रमिक होते हैं वो लाल कॉलर श्रमिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, नीला कॉलर श्रमिक होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसको आप आराम से एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक उद्योग की क्रिया यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है
उसकी क्रियाओं की एक मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। यानी जो अधिक मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक आधुनिक जो उद्योग है उसकी क्या क्या विशेषता है, हम पढ़ाए थे, ठीक है, हम पढ़ाए थे और पढ़ा करके तब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाए थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाए। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन देखे उसको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर देना है कि विकसित देशों के औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। लिख देंगे, प्रवृत्ति का मतलब होगा गुण। देखिए शब्द से आप मीनिंग नहीं समझेंगे, शब्द को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर देने में थोड़ा सा आपका डिस्टरबेंस हो सकते हैं। आप शब्द का मतलब, यहाँ प्रवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, गुण, या फिर जो भी चीज उसमें हो रही है प्रयोग उसको लिख देना है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में विकास तथा वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति के परिणाम स्वरूप उद्योगों की संरचना एवं स्वरूप में परिवर्तन आया। इन देशों के उद्योगों के लकड़ी काटने, खनन और लौह इस्पात जैसे भारी उद्योग में काफी आर्थिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण थे, वर्तमान में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये देखिए नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो विकसित डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये क्या है, डेवलप्ड, विकसित हो चुका है। तो जब विकसित हो चुका है तो अच्छे लेवल का ना काम होगा उसके पास, सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, टर्सरी एक्टिविटी होगा, ये फिर आपको चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप होगा, जहां एकदम लोग बैठे बैठे काम करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। और वहीं जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या करना पड़ता है, खेत में जाके काम करना पड़ता है, लाल कॉलर श्रमिक पूरा लाल हो जाना पड़ता है। तो वो कोई करना चाहेगा, जो विकसित कंट्री है जो वो करना चाहेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब उसके पास अच्छा वर्क रखा हुआ है, जब बेस्ट से बेस्ट उसका काम रखा हुआ, तो उससे नीचे कैटेगरी वाला काम को क्यों करेगा, ठीक है। इसलिए विकसित कंट्री जो है खनन के काम और प्राथमिक क्षेत्र से खास करके खनन वाला, यानी जो कोयला वगैरह निकाला जाता है खदान से, उससे पीछे हट रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे उनको फायदा इतना होता नहीं है जितना उसको टेक्नोलॉजी से फायदा हो जा रहा है, ठीक है। इस चीज को लिख देना है। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में क्या करा है कि इन उच्च औद्योगिक प्रौद्योगिकों में यंत्र मानव, यानी जिसको रोबोट कहते हैं, यंत्र मानव समझ ना, ये रोबोट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने वाले शोधन का इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नवीनतम रासायनिक औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। यानी इस प्रकार के उद्योग में जो बड़े बड़े लेवल का केमिकल इंडस्ट्री है वो सारे इसी चीज के अंदर आएंगे। जो बड़े बड़े लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक मेडिकल यानी जो मेडिसिन का निर्माण करती है, वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इन देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं, एक ही जगह केंद्रित। संकेंद्रित मतलब होता है एक ही जगह होना, ठीक है। संकेंद्रित का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही जगह होना। ये आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, ठीक है, किसी चीज पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर, अपने पर निर्भर है, किसी चीज की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, ठीक है, ये उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तथा इनमें नियोजित व्यवसाय पार्क अपने विकसित रूप में मिलते हैं। ऐसे क्षेत्र प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। ये क्या है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं, जहां संकेंद्रण होता है उद्योगों का, और वहां जो है एक प्रकार का क्या मिलता है, यानी नियोजित व्यवसाय पार्क विकसित के रूप में मिलते हैं, विकास के विकसित रूप में, यानी डेवलप्ड रूप में मिलते हैं, तो उसको क्या कहलाएंगे, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाएंगे, ठीक है। प्रौद्योगिकी ध्रुव का मतलब यही होगा कि वैसा ध्रुव, वैसा जगह जहां प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है और बहुत सारे उद्योग एक जगह हैं और वहां एक तरह से नियोजित पार्क का भी विकास हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हमको तो नहीं लगता कि आप लोग छोड़ के आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हमको तो नहीं लगता आप इसको छोड़ करके आएंगे, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है, कह रहा है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। यानी प्रमुख नगर, जो एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को पहले आप समझिए। कह रहा है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र, परिधि का मतलब क्या होगा, आसपास के क्षेत्र, प्रमुख यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जहां नगर है, नगर के बगल में, शहर के बगल में जो है उद्योग का विकास हुआ, क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो सबसे पहली बात, नगर के बगल में उद्योग का विकास इसलिए हुआ क्योंकि नगर में बाजार की उपलब्धता मिल जाती है और उद्योग जो सामान बनाते हैं उसको आसानी से सेल कर सकता है, बेच सकता है। दूसरी बात, नगर में उसको सारे प्रकार के कच्चे पदार्थ, कच्चे माल मिल जाते हैं, कीटनाशक दवाई, जो भी मशीन वगैरह है वो चीज मिल जाते हैं। साथ ही उनको एक तरह से नगरीय शिक्षित लोग, ट्रेंड लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, यानी अपने इंडस्ट्री में काम करवाने के लिए। दूसरी बात, परिवहन का विकास होता है जिससे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी ज्यादा आसान होती है। यही सब कारण है, ठीक है, अपने से भी आप लिख सकते हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या कारण है। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रमुख महानगरों के
परिधि क्षेत्र यानी उसके अगल बगल में विकसित होने का यानी डेवलप्ड होने का कारण। पहला कारण, महानगर के परिधि क्षेत्रों में यातायात मार्गों का पर्याप्त विकास मिलता है तथा महानगर के आंतरिक भागों से यह परिधि क्षेत्र उत्तम सड़क मार्ग यानी जो सड़क होता है डेवलप्ड होता है, और सड़क क्या होता है, डेवलप्ड होता है, जिससे द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा है, महानगर के परिधि क्षेत्र के समीपवर्ती आवासीय क्षेत्रों तथा ग्रामीण बस्तियों से पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। मैंने आपको जस्ट वही बताया कि जो नगर होंगे तो नगर में अगल बगल के जो गांव है वहां से क्या होंगे, काम करने के लिए आएंगे, लोग आएंगे काम करने के लिए ना, तो उन लोगों को वो पकड़ लेगा, भाई मेरे पास काम है, पकड़ो, मेरे पास आओ काम करने के लिए, तो उनको क्या मिल गया, श्रमिक भी मिल गया। तो इसलिए वहां क्या हुआ कि एक तरह से नगरों का विकास हुआ। ठीक है, चलिए इससे और भी लिखेंगे, जितना नंबर का पूछा जाएगा उतना ज्यादा लिखेंगे। ठीक है क्या कह रहा है कि नगर परिधि पर भूमि का मूल्य कम होना। नगर के परिधि में भूमि के मूल्य, भूमि जमीन का जो कीमत है वो कम था, अतः भूमि सस्ते दामों में मिल जाते थे, लगान कम देनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ का पर्यावरण शांत उद्योगों के लिए सुखद होता है तथा कारखाने का भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। पता चला कि नगर तो है, उस लोग तो बैठा दिए, कंपनी बैठा दिए, लेकिन जब जगह की ज्यादा जरूरत पड़ी तो जगह मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि परिधि क्षेत्र यानी जो अगल बगल के क्षेत्र वहां उद्योग को बसाया, जहां काफी ज्यादा खाली जगह है, उनको भविष्य में अगर अपना विस्तार करना हो, कंपनी को बढ़ाना हो, ठीक है, वो तो क्या करेगा, कंपनी को आराम से बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप आंसर देंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, असीमित दिया गया, अपरिमित। देखिए क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ होगा असीमित, अनलिमिटेड, क्या होगा, अनलिमिटेड यानी असीमित। ठीक है, अनलिमिटेड, ठीक है, असीमित, अनलिमिटेड, ठीक है, लिख ही देते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, यहाँ क्या होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए, अफ्रीका में चांदी का, सोने का सबसे ज्यादा भंडार है, ठीक है, ग्रेफाइट का भी अच्छा भंडार है, कोयले का भी अच्छा भंडार है, लेकिन फिर भी वो देश पीछे क्यों है? कारण एक ही है, वहां टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। अगर उसके पास पता चला कोयला तो है, खदान तेल है, कोयले का खदान है, तेल का खदान है उसके पास, लेकिन उसके पास मशीन है ही नहीं, वो अपने के द्वारा मशीन बना ही नहीं सकता, उसके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, क्या करेगा उसका खदान को लेकर के। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का विकास जहां जितना ज्यादा होगा तो वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी का विकास होने के लिए शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और स्वास्थ्य का क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से किसके क्षेत्र में, खाद्य विकास यानी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो कृषि इतना नहीं हो पाता, आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका विषुवत रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरती है। धूप ज्यादा पड़ता है, कृषि काफी नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या कुपोषित रह जाते हैं, मानव का विकास नहीं हो पाता है। मानव का विकास नहीं होने के कारण वहां का लोग पढ़ नहीं पाते, जब पढ़ नहीं पाते हैं तो एक अच्छा नागरिक, अच्छा संसाधन, मानवीय संसाधन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब एक अच्छा मानवीय संसाधन का निर्माण नहीं हो पाता तो देश जो है टेक्नोलॉजी के रास्ते में नहीं बढ़ पाता। जब टेक्नोलॉजी के रास्ते में नहीं बढ़ पाता तो देश के पास प्रचुर मात्रा में, अनलिमिटेड में यानी असीमित रूप में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी पिछड़ा रह जाता है। ठीक है, बावजूद भी क्या होता है, पिछड़ा रह जाता है। तो आंसर लिख देना है ये सब। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व के समृद्ध महाद्वीप है। इसमें जैव विविधता अधिकता है, जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता मतलब जंगल वगैरह काफी ज्यादा है, हर टाइप के आपको जानवर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शेर और बाघ यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, शेर और बाघ जो है सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो यहाँ दोनों एक साथ पाया जाता है, लेकिन कहीं और नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए अधिकता है क्योंकि यहाँ वन क्षेत्र विकसित है खनिज पदार्थों में। उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया की बात की जाए तो अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, ठीक है, इब्न बतूता यानी मोरक्को नाम सुने हैं ना, हिस्ट्री के जो आपको सर पढ़ाते हैं। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को से आए थे। मोरक्को से कौन आए थे? ठीक है, यानी जो मोरक्को से तो काफी हिस्ट्री में इनका नाम है आपका। ठीक है, मोरक्को में लोहा मिलता है, जिम्बाब्वे में क्या मिलता है? लोहा का भंडार मिलता है। तो ये सब होने के बावजूद भी क्या है, वो पिछड़ा है। क्या कारण है? कारण यही है कि मानव का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका दिया गया है, अगला आपको मेन पैराग्राफ में लिखना है कि अफ्रीका के औद्योगिक रूप से पिछड़ापन का कारण निम्नलिखित है। पहला कारण लिखेंगे उच्च टेक्नोलॉजी का ज्ञान व पूंजी का अभाव। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप के देश जूझ रहे हैं, इसलिए उस महाद्वीप के अधिकांश देश विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्था में रखते हैं। विकासशील जो विकास कर रहा है,
पिछड़ी जो जिसका विकास नहीं हुआ है। अफ्रीका के जिन क्षेत्रों यानी देशों में खनिजों का भंडार है वहां कुशल श्रमिकों का अभाव है। मैंने आपको बताया कुशल श्रमिक कौन होंगे, जो ट्रेंड होंगे, जो शिक्षित प्रशिक्षित होंगे वो कुशल श्रमिक कहलाएंगे। ठीक है। अफ्रीका के देशों में विषम जलवायु तथा पूंजी अभाव के कारण परिवहन साधनों का विकास नहीं हो पाया है। विषम जलवायु टेक्नोलॉजी का अभाव मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण मेन जो है टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगा तो आप जानते हैं दुबई जैसा एकदम दुबई जैसा एकदम जो पहाड़ी क्षेत्र है, सॉरी जो एक तरह से रेतीली क्षेत्र है, वहां एकदम चार मीनार खड़ा कर सकता है, वहां एक तरह से बना सकता है टेवर, यानी तो आपका जो एक तरह से बड़े बड़े टावर बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, यानी बालुई मिट्टी में। तो फिर ये एक तरह से टेक्नोलॉजी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, अब देखिए उद्योगों की परंपरागत इस स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। यानी उद्योगों के परंपरागत यानी जो पहले से चलते आ रहा है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, उसको आपको डिफाइन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देख लेते हैं उद्योगों की परंपरागत स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक लिखेंगे भूमि। ठीक है, भूमि। उद्योग की स्थापना समतल या मैदानी भूमों में की जाती है। ठीक है, भूमि भी एक कारक है। ठीक है, पूंजी। ठीक है, पूंजी, जिस उद्योग के पास पूंजी का जिस उद्योगपति के पास जिस पूंजीपति के पास पूंजी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मतलब उद्योग का स्थापना करेंगे और पूंजी होने पर ही क्रय विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, अगर पूंजी नहीं होगा तो साधन कैसे खरीदेंगे। ठीक है, दूसरा है जलवायु। जहां की जलवायु अच्छी है वहां उद्योग को विकसित होने में आसानी होती है। पता चला ऐसा जगह में उद्योग बैठाए हैं जहां साल में 6 महीना बाढ़ ही होता है, जहां साल में 5 महीना बरसात ही होता है, तो वहां तो फिर काम करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वहां की जलवायु भी क्या होती है, मायने रखती है। श्रम शक्ति तथा बाजार की उपलब्धता। ठीक है, श्रमिक आराम से मिलनी चाहिए, बाजार बगल में होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, उद्योग को परंपरागत रूप से प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, लिख देना है। ठीक है, ये सब मेंशन कर देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर यहाँ जितने हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन वैली के बारे में पूछा गया। ठीक है, सिलिकॉन वैली क्या है, यानी सिलिकॉन घाटी क्या है। देखिएगा सिलिकॉन घाटी क्या है, सिलिकॉन वैली क्या है, देख लेते हैं। सिलिकॉन घाटी यानी 1930 में फ्रेडरिक टरमान ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को, इसी यानी फ्रेडरिक टरमान की बात की जा रही है, फ्रेडरिक टरमान याद रखिएगा, 1930 में अपना जो इंजीनियरिंग के छात्र है, वो जो इंजीनियर के प्रोफेसर थे जो पढ़ा रहे थे, उनके छात्रों को इसी क्षेत्र में रहकर कारखाने स्थापित करने के लिए उत्साहित किया। ठीक है, कि इस क्षेत्र में रहो, यानी सिलिकॉन वैली में रहो। सिलिकॉन वैली घाटी का नाम नहीं है, ये कोई उत्तराखंड की फूल की घाटी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से क्षेत्र का नाम है। ठीक है, सिलिकॉन इसी में रहो। उन्होंने कहा कि फ्रेडरिक टरमान कहा कि यहीं रहो और यहीं काम करो और तुम लोग अपना कंपनी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो सिलिकॉन घाटी प्रौद्योगिकी ध्रुवों का विकास दूसरे देशों में हुआ। ठीक है, यानी एक तरह से समझ गए। तो जैसे वो बसा, वहां के इंजीनियरिंग छात्र जैसे बसे, उद्योग का स्थापना किया, कंप्यूटर लेकर के, लैपटॉप लेकर के, जो भी है अपना काम स्टार्ट किया, तो वहां क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और आज दुनिया का वो क्या कहलाता है, सिलिकॉन वैली कहलाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को वो एरिया के यानी एरिया के एक ऐसा हिस्सा है जहां दुनिया का प्रमुख आईटी कंपनीज हैं। यानी जितने भी आप फेसबुक ले लें या फिर आपका ट्विटर ले लें या फिर आपका बहुत सारे जो यूट्यूब वगैरह ले लें, तो इनका सारा चीज का हेड ऑफिस यहाँ मिलेगा आपको। यानी जो हेड ऑफिस है, यानी जो मुख्य कार्यालय है, यहाँ आपको मिलेगा सिलिकॉन वैली में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हाँ दिया गया है। ठीक है, एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस आपका सिलिकॉन वैली में है। गूगल की कंपनी जो है हेड ऑफिस सिलिकॉन वैली में है। फेसबुक एयरटेल की कंपनी कहाँ है, सिलिकॉन वैली में है। आदि दुनिया की लगभग सभी बड़ी जो कंपनी है उसका कार्यालय की बात करें, तो उसका हेड ऑफिस की बात करें, तो ये हेड ऑफिस कहाँ है, सिलिकॉन वैली में है। ठीक है, ये हेड ऑफिस कहाँ है, सिलिकॉन वैली में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब चलिए सिलिकॉन वैली की मैं समझ गए। अब देखिए सिलिकॉन वैली वास्तव में कोई वैली नहीं है, कोई घाटी नहीं है, वो जगह का नाम है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र टिप्पणी करें। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र क्या है, वहां का कोयले का उत्पादन ज्यादा होता था। जर्मनी में लगभग पूरे जर्मनी में कोयले का जो एक्सपोर्ट यानी कोयले जो भेजे जाते थे इसी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, लिख लेते हैं जर्मनी का रूर या फिर रूहर देगा। देखिए ये दोनों प्रकार के रूप लिखा रहेगा। ठीक है, रूहर कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है ये जर्मनी का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश रहा है क्योंकि यहाँ कोयला एवं लोहा दोनों पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लोहा यानी जर्मनी के इस्पात उद्योग के कुल उत्पादन का 80% कैसे नहीं फेमस होगा, 80% यानी जितना कोयले का उत्पादन करता है उसका 80% प्राप्त यही रूरल क्षेत्र से होता है। किंतु अब इस क्षेत्र का उत्पादन में गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है बताइएगा, कोई गिरावट क्यों आई है? मैंने आपको जस्ट बताया कि जर्मनी आपका क्या है, विकसित डेवलप्ड कंट्री है। ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। मैंने आपको बताया जो भी विकसित कंट्री है वो खनन क्रिया से पीछे हट रहे हैं,
जब खनन क्रिया से इसलिए पीछे हट रहे क्योंकि उसके पास आपका पंचम चतुर्थ तृतीय क्रियाकलाप है, तो फिर निम्न प्रकार का क्रियाकलाप क्यों करेगा, इसलिए वो लोग क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो जर्मनी का भूगोल क्षेत्र के बारे में इस प्रकार को आपको एक तरह से टिप्पणी कर देनी है। तो इस चैप्टर को काफी सिंपल था, चैप्टर जो था काफी सिंपल था। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते थे 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 110% गारंटी है, इसमें से आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसको पढ़िएगा, आराम से एग्जाम देकर के आना है। इस चैप्टर से और कुछ नहीं बाकी रहा, सारा चीज आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर आएगा तो उसको हम कवर कराएंगे और सारा चीज आराम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए और मेहनत कीजिए और अच्छा तरह से आप लोग याद कीजिए जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, और सारा चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज पीडीएफ वगैरह दिया जा रहा है, जो भी कोर्स वगैरह अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक, अच्छा तैयारी हो रही है, एप्लीकेशन में ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ ऐप को ज्वाइन करके यानी कोर्स को ज्वाइन करके अच्छा से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा से अपने आप को एक तरह से बिल्डअप कर सकते हैं फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।